तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हम आज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को आज समझने वाले हैं। तो देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोल रहा है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस बॉडी पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए, या फिर जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहती है जब तक कि उस बॉडी पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए, या फिर जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? When a body is at rest, then it wants to be in rest, to be at rest, or if it moves with constant velocity, constant velocity, then it wants to move with constant velocity। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट वांट्स टू बी इट एट रेस्ट, और इफ इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट वांट्स टू बी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और कब तक जब तक कि इस पर until a external force is not applied on it। जब तक कि उस बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाते हैं तब तक वो बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और या फिर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहती है। ठीक है जी, तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अब इसके आगे समझो तुम। इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट में बॉडी के दो कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है। एक कंडीशन है रेस्ट, और दूसरा कंडीशन है कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बॉडी के दो कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है। एक कंडीशन है रेस्ट और दूसरा कंडीशन है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको थोड़ा समझो। देखो, रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। जब कोई बॉडी रेस्ट में रहती है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो रेस्ट है, बॉडी रेस्ट में है मतलब उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। और जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो भी उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो भी उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, मतलब बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दोनों ही कंडीशन में उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होने वाली है। ठीक है जी, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस बॉडी को डिस्क्राइब करता है जिसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस बॉडी को डिस्क्राइब करता है जिसकी एक्सेलरेशन 0 होती है।
और यदि आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि जब कोई बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब भी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब उस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, उस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। ये बात हमने कल वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किस बॉडी को डिस्क्राइब करता है? तो उस बॉडी को डिस्क्राइब करता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उस बॉडी को डिस्क्राइब करता है जिस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गए। तो अब एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिगार्डिंग, लेकिन इससे पहले इसको नोट कीजिए। चलो तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है, एक रिगार्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो मान लो ये एक लिफ्ट है। ठीक है, इस लिफ्ट के सीलिंग से एक मास लटकी हुई है विद द हेल्प ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और इस बॉडी का मास स्मॉल एम है। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है, एक है ऑब्जर्वर ए और दूसरा है ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर ए जो है वो लिफ्ट में ही सवार है। ठीक है, और ऑब्जर्वर बी लिफ्ट के बाहर प्रेजेंट है। मान लो यदि ऐसा हो जाए कि लिफ्ट का जो रस्सी है ना एकाएक टूट गई, एकाएक ब्रेक हो गई, तो लिफ्ट क्या करेगा? जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा ना। यस, जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वर है ना, एक है ऑब्जर्वर ए और एक है ऑब्जर्वर बी। तो पहले हम ऑब्जर्वर ए की बात करते हैं। तो फॉर ऑब्जर्वर ए की बात करते हैं। देखो, उसके पहले तुम ऑब्जर्वर ए की बात करो, हम देख लेते हैं कि इस बॉडी पर, इस मास पर कौन कौन सा फोर्स लग रही है। तो इस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, mg लग रही है ना। इस बॉडी पर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा फोर्स ऊपर लग रही है टेंशन T। जब बॉडी पर नीचे की तरफ mg लगेगा तो इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएंगे और उस टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो इस बॉडी पर दो फोर्स लग रही है, एक फोर्स नीचे लग रही है mg और दूसरा फोर्स लग रही है टेंशन T ऊपर की तरफ। ठीक है, चलिए तो यदि बात करें, देखो ये mg क्या है? mg क्या है? वेट ऑफ द बॉडी है। mg क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यदि बात करें फॉर ऑब्जर्वर ए के लिए बात करते हैं, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी लग रही है? देखेंगे हम इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। देखो, जब लिफ्ट की रस्सी एकाएक टूट जाती है ना, तो लिफ्ट क्या हो रहा है? जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है। तो लिफ्ट के साथ साथ ये बॉडी भी जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, और ऑब्जर्वर ए जो लिफ्ट के अंदर ही प्रेजेंट है वो भी जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। लेकिन यदि बात करें हम ऑब्जर्वर ए की ना, तो ऑब्जर्वर ए देख रहा है कि ये बॉडी एम रेस्ट में है। इसकी नज़र में, ऑब्जर्वर ए के नज़र में ये बॉडी एम रेस्ट में है, क्योंकि ये तो सीलिंग से लटकी हुई है ना, सीलिंग से बंधी हुई है। भले ही लिफ्ट नीचे आ रहा है और लिफ्ट के साथ साथ ये बॉडी भी नीचे आ रही है, लेकिन ऑब्जर्वर ए को लग रहा है, ऑब्जर्वर ए देख रहा है कि ये बॉडी जिसकी मास स्मॉल एम है ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ए भी उसी स्पीड के साथ नीचे आ रहा है जिस स्पीड से ये मास एम नीचे आ रहा है। तो ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में इस मास एम का कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर ए को लग रहा है कि इस बॉडी, ये जो बॉडी एम है ना, ये रेस्ट में है। ऑब्जर्वर ए को क्या लग रहा है कि ये बॉडी एम रेस्ट में है, और जब रेस्ट में होती है मतलब इस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। जब ये बॉडी रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर ए बोल सकता है कि वेट mg, वेट को हमने w से डिनोट किया है, और वेट मतलब mg, इस बॉडी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg, यही होता है वेट, जिसको हमने w से डिनोट कर दिया है। तो वेट mg बराबर क्या होगा? T होगा, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट में है तो इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो है, इस बॉडी पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है।
बॉडी जब रेस्ट में है इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है। जब बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब उस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। तो जब बॉडी रेस्ट में है तो वेट W इक्वल टू हो जाएगा T, यहाँ से आप लिख सकते हो W माइनस T इक्वल टू जीरो। देखो ऑब्जर्वर ए के नज़र में इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो गई ना, ऑब्जर्वर ए के नज़र में इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। देखो लिफ्ट भले ही नीचे आ रही है, उसके साथ साथ ये बॉडी जिसकी मास स्मॉल है वो भी नीचे आ रहा है, और उसके साथ साथ ऑब्जर्वर ए भी नीचे आ रहा है, सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। लेकिन वो आपके नज़र में ना, जो आप लिफ्ट के बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन यदि ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए को दिख रहा है कि ये बॉडी एम रेस्ट में है, ये बॉडी एम रेस्ट में है, इसलिए ऑब्जर्वर ए के लिए वेट W बराबर हो जाएगा टेंशन T। वेट mg दैट इज W इक्वल टू हो जाएगा टेंशन T। यहाँ से आप लिख सकते हो W माइनस T इक्वल टू जीरो, मतलब ये बॉडी रेस्ट में है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। और जब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है उस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो होती है। तो यहाँ भी ये इक्वेशन भी बता रही है, ये इक्वेशन भी बता रही है कि इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स कितनी है, तो जीरो है। ठीक है, ऑब्जर्वर ए के बारे में पता चल गया। और यदि बात करें थोड़ा सा फॉर ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी के बारे में बात करें तो इसकी नज़र में इस बॉडी का क्या हाल है, चलो देखते हैं। ऑब्जर्वर बी कहाँ है, तो लिफ्ट के बाहर खड़ा है, तो इसको तो भाई दिख रहा है कि लिफ्ट नीचे गिर रही है, लिफ्ट के साथ साथ ये बॉडी भी नीचे गिर रही है ना। ऑब्जर्वर ए की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब हम ऑब्जर्वर बी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बी के नज़र में ये लिफ्ट नीचे गिर रही है, इसके साथ साथ ये बॉडी जिसकी मास स्मॉल है वो भी नीचे गिर रही है। तो ऑब्जर्वर ए क्या देख रहा है कि बॉडी ए जो है ना वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। सॉरी, ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है कि ये बॉडी जिसकी मास m है वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है, मतलब ऑब्जर्वर बी के नज़र में ये बॉडी जिसकी मास स्मॉल m है वो रेस्ट में नहीं है। ऑब्जर्वर बी के नज़र में ये वाला बॉडी रेस्ट में नहीं है, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। ठीक है, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के नज़र में ये बॉडी जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है, मतलब ये बॉडी रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बी क्या कहेगा, जब ये बॉडी रेस्ट में ही नहीं है तो ऑब्जर्वर बी क्या कहेगा कि इस बॉडी का जो वेट है mg, जिसको हमने W से डिनोट कर रखा है, इज नॉट इक्वल टू टेंशन T। वेट mg दैट इज W इज नॉट इक्वल टू टेंशन T। किसके नज़र में, ऑब्जर्वर बी के नज़र में। क्यों, क्योंकि बॉडी लगातार नीचे आ रही है, और कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो विथ एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से बॉडी, ये वाला बॉडी नीचे आ रही है। किसकी नज़र में, ऑब्जर्वर बी की नज़र में। ठीक है, मतलब ये बॉडी बी रेस्ट में नहीं है, मतलब ये बॉडी ऑब्जर्वर बी की नज़र में रेस्ट में नहीं है। ऑब्जर्वर बी की नज़र में इस बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी, और किधर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर बी के नज़र में ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, मतलब इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो वेट W माइनस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो ये इक्वेशन बता रही है कि ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। अब देखो ऑब्जर्वर ए के नज़र में ये बॉडी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर ए के नज़र में ये बॉडी रेस्ट में है, मतलब ऑब्जर्वर ए के नज़र में इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, तो जीरो है। ऑब्जर्वर ए के नज़र में इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ऑब्जर्वर बी के नज़र में ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, वो जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। तो ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन ए है वो कितना है, तो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जर्वर ए के नज़र में ये बॉडी रेस्ट में है, लेकिन ऑब्जर्वर बी की नज़र में ये बॉडी जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। अब तुम ध्यान से सुनो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ
किस बॉडी को डिस्क्राइब करता है? उस बॉडी को डिस्क्राइब करता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो हो, जिसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। मतलब यहां पर ऑब्जर्वर ए के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है, ऑब्जर्वर ए के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड है। ऑब्जर्वर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि ए के नजर में ही इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, और जिस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है उसको कौन डिफाइन करता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है उसके मोशन को कौन डिफाइन करता है, कौन डिस्क्राइब करता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ऑब्जर्वर ए के नज़र में इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब ऑब्जर्वर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। लेकिन ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर बी के लिए इस बॉडी पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसी के लिए एप्लीकेबल होता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। और ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी का एक्सेलरेशन तो जीरो है ही नहीं, तो इस बॉडी के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे एप्लीकेबल होगा? ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी पर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है ही नहीं, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसके लिए एप्लीकेबल होता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि भैया इस बॉडी के लिए ऑब्जर्वर ए के नज़र में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, बट इस बॉडी के लिए ऑब्जर्वर बी के नज़र में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। थोड़ा इनको नोट कर लीजिए आप, इसको हटा दीजिए, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो तूने देखा अभी कि ऑब्जर्वर ए के नज़र में इस बॉडी के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है, बट ऑब्जर्वर बी के नज़र में इस बॉडी के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है, यहाँ से एक हम बात बोल सकते हैं। देखो, जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ऑब्जर्वर ए मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए, ऑब्जर्वर बी मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी, तो जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कल तूने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक डिफिनेशन जाना था, और ये भी डिफिनेशन कल से बिल्कुल रिलेटेड डिफिनेशन है। ठीक है, तो आज आपको एक और डिफिनेशन मिल गई। क्या मिल गई? डिफिनेशन तो वही है, बस दूसरे लैंग्वेज में। डिफिनेशन का मीन तो वही है, डिफिनेशन का मीनिंग तो वही है जो कल तूने पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में। लेकिन आज हम उस डिफिनेशन को एक दूसरे लैंग्वेज में, एक दूसरे शब्दों में लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, तो इनको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर ऑब्जर्वर बी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता है, तो इनको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर ए हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, और ऑब्जर्वर बी हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करते हैं। अभी हमने देखा इक्वेशन बना करके। चलो, तो इस बात को हम लिख देते हैं, इस डिफिनेशन को, कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which follows the Newton's first law of motion is called inertial frame of reference. Inertial frame of
रेफरेंस, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करते हैं उनको क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which do not follow the Newton's first law of motion Newton's first law of motion is called non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, तो आज हमने देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विथ डिफिनीशन एंड विथ एक्सप्लेनेशन। तो कल हम देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।